अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स के 3.8 से लेकर क्वेश्चन 3.14 तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3.1 से लेकर 3.7 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, उनको नहीं समझा है, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 3.8, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स फॉर गिवन टाइम एंड स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दो इसमें पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन में। पहले आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है ना, फोर्स और टाइम के हवाले से। तो उसका आंसर ऐसे होगा कि सबसे पहले आपने एक बॉडी कंसीडर कर लेनी है, उस पर फोर्स लगानी है जिसका मैस होगा m, और उस पर वेलोसिटीज़ की चेंजिंग जो होगी वो vi टू vf होगी। तो आप लिखेंगे कंसीडर अ फोर्स एफ एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस m एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम vi टू vf इन टाइम t। देन उसके बाद हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनता है वो आप जानते हैं कि वो क्या होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई बाय टाइम। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मैस एंड एक्सेलरेशन। और आप यहाँ से एक्सेलरेशन को अगर अलग करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मैस आ जाएगा, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि दोनों में ए है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये लिखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों राइट साइड जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी, यानी कि फोर्स बाय मैस इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाय टी, ठीक है। ये आ गए हमारे पास इसका रिजल्ट कि अगर हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है तो ये रिजल्ट आएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी कि मैंने मैस को मल्टीप्लाई करवा दिया है राइट साइड पर और टाइम को मल्टीप्लाई करवा दिया है लेफ्ट साइड पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई टी। तो ये टाइम जो है यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो ये आगे हमारे पास है फोर्स जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर है बाय टाइम। आप लिख सकते हैं वेयर एम वी एफ इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड एम वी आई इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि लॉ ऑफ मोशन क्या है। लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप लिखेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, बस इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकली आप इसको अगर डिस्क्राइब करें तो वो लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन बन जाएगी। और बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप बुक से स्टडी करें तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट दिया गया है। बुक में पेज नंबर 56 है हमारे पास, ठीक है। आप पेज नंबर 56 को क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। बिल्कुल यही लिखा हुआ है वहाँ पर भी, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर आएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर आएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.9 की तरफ। लिखा हुआ है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। आपने बस इम्पल्स को डिफाइन करना है, ठीक है। इससे पहले भी मैं इम्पल्स की डेफिनेशन वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स, ठीक है। यानी कि अगर एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इम्पल्स के बराबर, ठीक है ना। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू आई फॉर इम्पल्स एंड एफ फोर्स एंड टी इज दी टाइम, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम।
न्यूटन लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो भी हमने डिराइव किया है क्वेश्चन नंबर 3.8 में वो ये आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हमने लिखना है। और इसके लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप टी को जो है इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे फोर्स के साथ। आपने मल्टीप्लाई करवाया यानी कि आपने इक्वेशन को रीअरेंज किया है। बाय रीअरेंजिंग अबव इक्वेशन फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है F क्रॉस टी ये हमारे पास किसके बराबर है, ये इधर देख सकते हैं कि ये हमारे पास इम्पल्स के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे I इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। तो अब आप यहाँ से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम है और ये किसके बराबर है, इम्पल्स के बराबर है। ठीक है ना, तो अब आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.9। अब आ जाते हैं 3.10 की तरफ। लिखा हुआ है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कि आपने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना है और आइसोलेटेड की इंपॉर्टेंस के हवाले से डिफाइन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन थो द सिस्टम इज नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड, कि कुछ ऐसी कंडीशंस में हम इस लॉ को क्यों यूज़ करते हैं हालांकि वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड भी नहीं होते। तो उसका आंसर क्या बनता है, सबसे पहले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिफाइन करें, वो ये है हमारे पास द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रही हो। ठीक है ना, अब हमें उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है ना, तो आप लिखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम एन आइसोलेटेड सिस्टम इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में अफेक्ट दी म्यूचुअल इंट्रैक्शन। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो वो जो इंट्रैक्शन होगी दो बॉल्स के दरमियान वो इफेक्ट हो सकती है, उस पर असर पड़ सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है अंडर सर्टेन कंडीशन द लॉ इज यूजफुल। ठीक है ना, कि अगर कोई सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेटेड भी नहीं है तो हम उसमें ये लॉ क्यों यूज़ करते हैं। उसका आंसर ये है, ये देख सकते हैं आपके मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम्स आर नॉट आइसोलेटेड। जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से भी तो आती है हमारे पास डिस्टर्बेंस। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन देम, कुछ बॉल्स पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आती है ना, लेकिन उस पर ये लॉ क्या है, एप्लीकेबल होता है, बट दिस लॉ इज स्टिल एप्लीकेबल। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी रीज़न देना चाहते हैं तो वो ये लिख सकते हैं बिकॉज इफ़ दीज एक्सटर्नल फोर्सेज आर स्मॉल एज कम्पेयर टू द फोर्सेज बिटवीन इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स देन देयर इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप बाहर सौदा लेने जाते हो और 505 रुपये आपका बिल बनता है तो आप दुकानदार से कहते हो कि मुझे 5 रुपये जो है वो डिस्काउंट कर दें। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये है कि छोटी फोर्सेस जो हैं वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर ग्रेविटी की फोर्स जो होती है, हम ऐसी फोर्सेस क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे बिकॉज इफ दिस एक्सटर्नल फोर्सेस आर स्मॉल एज कम्पेयर टू द फोर्सेस बिटवीन इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स देन देयर इफेक्ट कैन बी निगलेक्टेड। यानी कि इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, यानी कि दो बॉल्स हैं जैसे इलास्टिक कोलिजन में, ये जो दो बॉल्स हैं उनकी आपस की फोर्स है, बिल्कुल थोड़ी सी फोर्स है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन टू द लीनियर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड टू देम, और उस पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले आपने डिफरेंस बताना है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का, फिर आपने बताना है कि बाउंसिंग बॉल का बिहेवियर क्या होता है इन ईच केसेस, इलास्टिक और इन इलास्टिक में बाउंसिंग बॉल का बिहेवियर क्या होगा। फिर उसके बाद आपने बताना है गिव plausible reasons for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases, यानी कि ऐसे केसेस बताने हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती रहे।
ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को। डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन आर लिस्टेड बिलो। इलास्टिक कोलिजन द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। के काइनेटिक एनर्जी भी और टोटल मोमेंटम ये कंजर्व रहे, यानी कि जैसे आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा है तो आपने देखा है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व, यानी कि सेम रहती है, ठीक है ना। उसके बाद इन इलास्टिक अगर डिफाइन करना चाहें तो वो ये है कि जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व ना रहे लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहे। द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व बट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो ये था इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन का डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है बाउंसिंग बॉल का बिहेवियर क्या होगा दोनों केसेस में। तो सबसे पहले देखेंगे बाउंसिंग बॉल का बिहेवियर। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट after collision with ground it will reach to the same height in case of elastic collision। कि अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन का केस है, हम इसी को पहले स्टडी कर रहे हैं ना, तो इलास्टिक कोलिजन का केस है और अगर हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है और वो ज़मीन पर गिरने के बाद वापस उसी हाइट पर आ जाती है तो ये क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हुई है, कंजर्व हो गई है, ठीक है। इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई है। तो आप लिख सकते हैं व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप from a certain height after collision with ground it will reach to the same height in case of elastic collision because kinetic energy of the system is conserved। ओके और नेक्स्ट में आप यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है तो आप उसके लिए ये लिखेंगे कि एक बॉल अगर हम ग्राउंड पर ड्रॉप करें और ग्राउंड से गिरने के बाद वो सेम हाइट पर ना आए तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होगी, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं हुई है। ओके सो आप लिखेंगे व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप from a certain height after collision with ground it will not reach to the same height in case of inelastic collision because kinetic energy of the system is not conserved। तो आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस क्यों होती है, उसकी क्या रीज़न है, तो आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कि ये रीज़न है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। सबसे पहले है जिसमें लिखा हुआ है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ बॉल विथ ग्राउंड, कि फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है बॉल की ग्राउंड के साथ। उसके बाद ड्यू टू द साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है, साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है ना कि जब बॉल ज़मीन पर गिरती है। फिर ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन भी अब दरमियान में होती है, जब आप एक बॉल को ड्रॉप करेंगे तो दरमियान में हवा भी होती है, उसकी वजह से भी प्रोड्यूस होती है एयर फ्रिक्शन। ओके सो ड्यू टू दी हीट एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और जब हीट प्रोड्यूस होगी, जब बॉल ज़मीन पर लगेगी तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप बॉल को ज़्यादा बार ज़मीन पर अगर स्ट्राइक करवाएंगे, हीट करवाएंगे तो फिर उससे हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बताया गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी डिराइव करने हैं, इनके एक्सप्रेशन यानी कि इनका फार्मूला। और फिर ये बताना है कि शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एंड प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, के 45 डिग्री पर उसकी रेंज क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है, आपने ये बताना है। इसका आंसर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ साथ हाइट भी मेजर करना चाहते हैं तो वो भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक मैंने उसी में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13, at what point or points in its path does a projectile has its minimum speed and its maximum speed। आपने बताना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड होती है जब हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करवाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये देखें, आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि जब एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर।
लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर इसकी मिनिमम स्पीड होती है, और फिर हाइट पर पहुंचने के बाद ग्रेविटी की वजह से ये वापस जब नीचे आएगा तो इसकी स्पीड यानी कि ज़्यादा होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, अ प्रोजेक्टाइल हैज़ मैक्सिमम स्पीड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, के प्रोजेक्शन यानी कि हमने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया है, और एट द पॉइंट जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, और ऐसा पॉइंट जहाँ जहाँ पर वो गिरने वाला होता है ग्राउंड पर, ठीक है ना, यानी कि ये पॉइंट आप समझ सकते हैं। ओके, सो ये है हमारे पास मैक्सिमम स्पीड यहाँ इस रीजन में होती है। याद रखें यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड नहीं होती, ये जहाँ पर हाइट ज़्यादा होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम स्पीड होती है। तो आप लिखेंगे मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, अ प्रोजेक्टाइल हैज़ मिनिमम स्पीड एट दी मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट होती है, और यहाँ पर क्या होती है, प्रोजेक्टाइल की स्पीड जो है वो मिनिमम होती है, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम स्पीड, बस आपने ये याद रखना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 आंसर हैं, आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। उसमें पूछा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है कि जिसमें एक प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, वो जो उसका रास्ता होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रेजेक्ट्री है। अब यहाँ पर पूछा गया बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री से मुराद के वो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछा है, द पाथ फॉलोड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल, यानी कि स्टेटमेंट ए इसकी क्या है, करेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री इज अ पाथ फॉलोड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल। अब अनपावर्ड और अनगाइडेड से क्या मुराद है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब हम एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं ना, तो उस पर मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी जो रॉकेट्स के जो फ्लेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या होता है कि वो ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से टारगेट पर गिरता है। ये होते हैं हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है ना, इसीलिए इनको अनपावर्ड और अनगाइडेड कहा जाता है, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आई है तो एक और एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल में अगर आप देखें कि एक जो जेट है उसने अपने मिसाइल्स जो हैं वो एक टारगेट पर गिराने हैं, तो वो ग्रेविटी और इनर्शिया की मोशन का इस्तेमाल करेगा, तब जाकर वो उस टारगेट पर गिरेंगे, क्योंकि वो जिस टारगेट पर गिराना चाहता है वहाँ पर आकर ड्रॉप नहीं करता, बल्कि बहुत पहले ड्रॉप कर देते हैं ताकि अपना मिसाइल वो टारगेट पर गिरा सकें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अनपावर्ड और अनगाइडेड की समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा। आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसकी जो स्टेटमेंट बी है वो क्या है, करेक्ट होगी। अब देख सकते हैं कि जब दो बॉडीज आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जब वो स्ट्राइक करती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनका मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, ठीक है। स्टेटमेंट बी इसकी करेक्ट है, बिकॉज इन इलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को लेकर, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।